हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 6 के साथ। और ये होने वाला है हमारा चैप्टर वैश्वीकरण। तो इसमें बहुत सारी बातों के बारे में जानना है। वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्यों जरूरी है, उदारीकरण क्यों लाना पड़ा, नई आर्थिक नीति क्या है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर पूरी वीडियो में बने रहना है, हर एक बात को समझ में आने वाला एग्जाम के लिहाजे से और ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो यही समझना है, शुरू कहाँ से करना है हमको चैप्टर में, वैश्वीकरण से। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, निजीकरण से क्या समझते हैं। अब इसको समझना है हमको, निजीकरण से क्या समझते हैं। तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है। निजीकरण का अर्थ होता है जितने भी व्यवसाय है, जितने भी उद्योग है, जितने भी व्यापार किए जा रहे हैं, उसको अधिकतर उद्योगों, व्यवसायों या व्यापारों को निजी क्षेत्र में कर देना, यानी निजी व्यक्तियों के अधीन कर देना, निजीकरण कहलाता है। हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा। निजीकरण का मतलब होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्या क्यों जाता है, ये बात समझना है हमको। देखो, निजीकरण से होता है ना, किसी भी व्यापार उद्योग को जब निजीकरण कर दिया जाता है तो वो बेहतर तरीके से चल पाता है ना। क्योंकि मान लो गवर्नमेंट के पास इतने सारे उद्योग है, इतने सारे काम है, हर एक उद्योग, हर एक काम को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो किसी उद्योग का निजीकरण किया जाता है तो वह किसी एक विशेष व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी उद्योग का यदि निजीकरण हो रहा है तो पूरी उद्योग जो है सरकार निजी संस्था को दे दे या निजी व्यक्ति को दे दे। सरकार ऐसा करती है कि कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है, कुछ परसेंट जो है वो निजी कंपनियों को दे देती है, जिसके बाद सारा देखरेख का और उत्पादन का जो काम है वो निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। निजीकरण का मतलब होता है किसी निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्यों लाया गया था, है ना। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, है ना। लोगों के पास रोजगार नहीं थे, वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था। इन वजहों से निजीकरण को लाना पड़ा। अब इसके बारे में और अधिक डिटेल में जब बात करेंगे, जब निजीकरण और यहाँ पर नई आर्थिक नीति की बात जब आएगा ना, तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उदारीकरण से क्या समझते हैं, या उदारीकरण से क्या समझते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो। उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या उद्योग करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर देना उदारीकरण कहलाता है। अच्छा माहौल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में आके काम करना चाहती है तो उससे टैक्स कम लिया जाए, इतना लिया जाए जितना जायज है। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, जगह जगह टैक्स ही लगने लगा, उसको जमीन नहीं मिल रहा है कंपनी डालने के लिए, जो विदेशी कंपनी है उसको वर्कर नहीं मिल रहा है, सस्ते वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी यहां पर आकर, भारत में आकर व्यापार व्यवसाय करना नहीं चाहेगा, उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो यहां पर क्या करती है भारत सरकार, नियमों में कुछ छूट देती है। जो टैक्स है उसको थोड़ा कम कर देगी, जो वर्कर्स का जो पेमेंट होता है उसको थोड़ा कम करेगी। तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा कम करके क्या है, एक उचित माहौल तैयार करके विदेशी कंपनियों को दिया जाएगा व्यापार व्यवसाय करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे अपने देशवासियों को भी सुविधा होगा और साथ ही विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा और भारत सरकार भी फायदे में यहाँ पर रहने वाला है। तो उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के लिए सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। वही बात है, जो अनावश्यक नियम है, उदारीकरण का मतलब क्या है, अनावश्यक जो नियम है, जो प्रतिबंध है, उसको हटा लेना। ठीक है। उदारीकरण भी क्यों लाया गया, वही बात है, 1991 के आसपास में आके भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उस फंसे हुए स्थिति से निकलने के लिए यहाँ पर उदारीकरण को लाना पड़ा, ताकि बाहर से निवेश हो भारत के अंदर, बाहर की पूंजी भारत में आए, है ना, बाहर की कंपनियां भारत में आए, कुछ वो कमाए और कुछ फायदे हमको भी दे जाए, जिससे हमारा भी देश बेहतर तरीके से, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, है ना।
अब जी आ जाओ, जो चैप्टर का नाम है फाइनल, एकदम टाइटल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। जो पिक्चर का नाम है उसी पर पहुंच चुके हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सामानों, पूंजी, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि सभी देश जो है ना एक दूसरे देश में व्यापार कर सकता है। पहली बात तो ये समझ। दूसरे देश जो है वो एक देश जो है वो दूसरे देश में जाकर कंपनी लगा सकता है। दूसरी बात, कोई भी निजी व्यक्ति दूसरी जगह जाकर के काम कर सकता है। तीसरी बात, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब होने लगती है ना तो वैश्वीकरण समझ में आ जाता है हमको। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करने की छूट मिल जाती है, जिससे दोनों देश की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है। अब वैश्वीकरण के अंगों को लिखे, ये हमको जानना है। तो वैश्वीकरण के अंग को देख लेते हैं। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, यानी कि वैश्वीकरण के अंग का होने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण होने से क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। पहला तो व्यापार या व्यवसाय संबंधी अवरोधों की कमी। जब तक व्यापार या व्यवसाय में हम अवरोध रखेंगे, मतलब फालतू का नियम बना के रखे, तब तक वैश्वीकरण लाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो दूसरी कंपनियां आना ही नहीं चाहेगी। आप कर दो 18% जीएसटी लग रहा है ना, उसको कर दो आप 50% पे। कौन सी कंपनी भारत में आके व्यापार करना चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। तो खाली जीएसटी तो हम लोगों पे लगता है ना। मतलब भारत सरकार जो टैक्स है, मान लो मोबाइल फोन पे 18 के बदले कर दे कितना, मान लो कि 40% कर दे। अब वो कंपनी का अपना मूल्य है, 40% सरकार टैक्स लगा रही है, तो अब उसका मोबाइल जो है भारत में बिकना ही कम हो जाएगा। जहां तहां यहाँ पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो उसको कम कर दे तो थोड़ा सा ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगा उस मोबाइल फोन की। तो सरकार यहाँ पर ये कर सकती है। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। इसका मतलब क्या है, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार करती है तो क्या हुआ, पूंजी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। मतलब दूसरे देश की जो पूंजी है वो हमारे देश में आएगी, हमारे देश की पूंजी जो है वो दूसरे देश में जाएगी। इस तरीके से पूंजी का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब, दूसरा मतलब ये भी है, जो भारत के उद्योगपति है वो दूसरे देश में जाकर के निवेश कर सकते हैं, अपना कंपनी लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। जो विदेशों के उद्योगपति वो हमारे देश में आकर उद्योग लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब यहां पर बात यह आती है कि जब दूसरे देश की कंपनियां, कोई मान लो मोबाइल कंपनी हमारे देश में काम करने के लिए आ रही है, तो भारत सरकार का नियम, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका नियम इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है तो सारा का सारा वर्कर वो अपने यहाँ से लेकर के आएगी। यहाँ पर काम करने का अर्थ है भाई यहाँ के लोगों को काम दो ना, ये नियम तो है। अब कुछ वर्कर को वो क्या करेगा, अपने यहाँ से लेके आएगा, कुछ वर्कर हमारे यहाँ का होगा, कुछ इंजीनियर्स वहां का होगा, कुछ इंजीनियर्स हमारे यहाँ का होगा। दोनों मिलजुल करके काम करेगा। अब जब दोनों मिलजुल के काम करेगा ना तो दोनों का नॉलेज शेयर होगा, यानी कि हमारे इंजीनियर कुछ सीख लेंगे, कुछ उनके इंजीनियर सीख लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का आदान प्रदान हो जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद श्रम का अबाध प्रवाह। ठीक है। इसका मतलब है वैश्वीकरण जब हो जाता है तो इसका मतलब यह भी है कि एक देश के श्रमिक जो है दूसरे देश में, और दूसरे देश के श्रमिक जो है यानी कि काम करने वाले लोग जो है वो पहले देश में आकर के काम कर सकते हैं, इसके लिए छूट होती है। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, और पूंजी भी यहां पर बदलता रहता है। आगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? वैसी कंपनी जो एक देश से शुरू होता है, जिसका मुख्यालय एक ही देश में होता है, यानी मेन ऑफिस जो होगा, मेन ब्रांच जो होगा वो एक ही देश में होगा, लेकिन अलग अलग देशों में ऑपरेट करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि सैमसंग की बात करेंगे, सैमसंग बहुत सारे, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में काम करता है। रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस भारत के अलावा बहुत सारे देशों में काम करता है। तो ये सारी कंपनी जो है कौन सी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार कार्य करती है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो काम करने का तरीका है
ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एक देश की कोई कंपनी होगी जो अलग अलग देशों में काम करेगी, वहां पर जाकर सामान बनाएगी और वस्तु को उत्पादन करके अलग अलग देशों में जाकर बेचेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी काम कैसे करती है? बहुराष्ट्रीय, मान लो एक कार बनाना है ना, तो कार बनाने के लिए टायर बनाना पड़ेगा, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, ग्लास यानी शीशे की जरूरत होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करता है, जहां पर टायर सस्ता है वहां पर टायर बनवा लिया, जिस देश में वहां पर टायर का डाल दिया, हब उद्योग डाल दिया। जहां पर ग्लास सस्ता है उस देश में जाके ग्लास बनवा लिया। जहां पे डोर बन रहा है यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स है, स्टीयरिंग बन रहा है वहां पर स्टीयरिंग बना कर ले आया। जहां पर सस्ते स्टीयरिंग बन रहा है वहां पर स्टीयरिंग बना कर ले आया। मान लो एसी लगाना है कार के अंदर, जहां पर एसी बन रहा है तो वहां पर सस्ता एसी वहां से उठा लिया दूसरे देश में जाकर। तो एक जो कार की कंपनी है सिर्फ भारत में आकर के नहीं बन रही है, इसका सामान अलग अलग देशों में बन के आ रही है और फिर असेंबल कर रही है यहाँ पर नेपाल में जाकर या भारत में कई दूसरी जगह असेंबल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कार बनाने वाली उस कंपनी को जिस सामान का फायदा हो रहा है वहां पर जाके बना रहे, है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इस तरीके से काम करता है। देखो एक सिंपल सा उदाहरण है जिसको हम समझ ले तो बहुराष्ट्रीय कंपनी और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर हम यूएसए यानी कि अमेरिका में जाकर के खोजे अंग्रेजी बोलने वाले यानी कि कॉल सेंटर के लिए खोजे, तो यहाँ पर हमको जो है ना 40 से 50 मिनिमम देना पड़ जाएगा मंथली वर्करों को, जो काम करने वाले, जो जॉब करने वाले हैं किसके, कॉल सेंटर के लिए काम करने वाले को खोजे तो 40 से 50 हजार रुपया डिमांड करेगा। वहीं पर भारत में देखेंगे 15 से 30 हजार के बीच में इजिली जो है बात करें इंग्लिश बोलने वाले इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब जो है ना, इसलिए देखो भारत में जो है बहुत सारी कंपनियों का कॉल सेंटर है। क्यों कॉल सेंटर है भारत में? क्योंकि यहाँ पर 15 से 30 हजार में काम चल रहा है, वहां पर क्या है कि 40 से 80 हजार रुपया मांगा जा रहा है। तो कंपनी को फायदा है भारत में कॉल सेंटर रखने से, तो कंपनी भारत में कॉल सेंटर रखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मॉल से क्या समझते हैं?